गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब प्रतिदिन आऊँगा कम से कम प्रीलिम्स तक एमसीक्यू के को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर के, चाहे वो करंट स्टडीज़ का, करंट अफेयर्स का हो, यूपी स्पेशल का हो, है ना। तो निश्चित रूप से कम हम लोग 9 से 10 तक यानी 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे की क्लास में ज़रूर रहेंगे। और आज की जो क्लास है वो एमसीक्यू पे है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर है। आपको एक बात बता दूं कि जो एक ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, आप जानते हैं कि उसमें से 4 विकल्प, अगर चारों विकल्पों को आप ठीक से रख लें तो 4 सवालों के बराबर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस एमसीक्यूज़ का सही मूल्यांकन करेंगे। और सबसे सही मूल्यांकन तो ये है कि पॉजिटिव के लिए 1 नंबर और नेगेटिव के लिए -1/3 दें। और सभी लोग अपने स्कोर शेयर करें, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रिवीजन करने का एक फास्टेस्ट तरीका है। तो आज का जो ये एमसीक्यू है वो 30 प्रश्न है और हम लोग प्रयास तो यही करेंगे कि उसको हम लोग 50 मिनट में ही कर लें, और कर भी लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कभी कभी कुछ सवाल बहुत अच्छे आ जाते हैं तो उस पर हम लोग चर्चाएँ करने शुरू कर देते हैं, राइट। और आपको बता दूं, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर का जो सेक्शन है, मेडिवल कल्चर का सेक्शन है, उस सब पे मैं एमसीक्यू लाऊंगा। हो सकता है कि 30 से एमसीक्यूज बढ़ा दिए जाएं, है ना। तो और डेली की क्लास में हम आपको लाइव चैट में रहते हैं, कमेंट बॉक्स में रहते हैं, तो और फेसबुक से, सोशल मीडिया से भी हम आपको बता ही देते हैं कि आज की क्लास क्या है। तो आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं, राइट। तो अब तक आप लोग 1-2 मिनट में पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे, है ना। और थोड़ी सी क्या कहते हैं कि तबीयत, आवाज़ थोड़ी भारी होगी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रश्न निश्चित रूप से हेरेबल होगी और प्रश्न भी आपके सामने रहता है, तो आप उसका आंसर देंगे। तो रेडी हैं? गेट रेडी। और सभी लोग जवाब जरूर दें। तो आइए हम बात करते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला जो सवाल है वो है, पढ़िए, कथन और कारण का है। आप भी सोचेंगे कि सर ने जोर का झटका धीरे से दिया। जरा देखिए, पहला जो कथन है, किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था। उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन और कारण में आप जानते ही हैं 4 विकल्प होता है। ए विकल्प है कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। और दूसरा, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है, कारण सही है। तो फिलहाल प्रश्न आपके सामने है और 45 सेकंड या 1 मिनट का आपके पास पूरा समय है। घड़ी की सुई हमारे सामने टिक टिक करते हुए, और मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड भी हो रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम भी दूं, तो आप लोग इसका आंसर दें। और उम्मीद है कि आप लोग पर्याप्त रूप से गलत करेंगे। नया सवाल सा दिख रहा है। 30 सेकेंड्स, 40। और एक बात और कहूँगा कि जब आप लोग प्रश्न उत्तर लिखें तो बाकायदे ऐसा लिखा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग एकदम से सही समय से नहीं रहते हैं और फिर क्या कहते हैं, लेट होते, तो वो समझ में नहीं आता कि किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो जैसे मालूम हुआ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का देना है, तो ऐसे लिखा करें, 5 का ABCD जो भी हो, मतलब क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करें। तो फिलहाल आपका समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं कैसे ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। देखिए, किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था, यह प्रश्न गलत है, यह लाइन गलत है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए इस बात को, कि 1857 के पहले ब्रिटिश नीतियों से सबसे ज्यादा अगर दुष्प्रभावित होने वाला कोई वर्ग था तो वो किसान वर्ग था। लेकिन इसके बावजूद भी किसान वर्ग अपनी परेशानियों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता था। कारण ये कि उसमें राजनीतिक चेतना का अभाव था, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता था। उसको ये लगता था कि अरे ये तो विपत्ति ईश्वर ने दिया है और वही हल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कंफ्यूज होइएगा नहीं
ये प्रमुख कारणों में से एक नहीं था। और हमने आपको बताया है कि असली स्टूडेंट तो वो है कि कथन या कारण में से किसी को अगर गलत अगर मान हो जाए तो फटाक से सी या डी आंसर आप उठ के उसको लिख दें, राइट। तो कथन गलत है और कारण सही है। और कारण ये जानते भी रहिए, वैसे भी ये स्टेटमेंट कहीं भी काम आ जाएगा कि अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था। ये आप बहुत अच्छे ढंग से जानते रहे। तो क्या हो गया आंसर? फर्स्ट का डी ऑप्शन हो गया, राइट। ठीक है, आइए अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पहला ही प्रश्न आप लोगों को लगा होगा, काफी झटका टाइप का लगा होगा। आइए दूसरा सवाल लिखें। कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। थोड़ा सा लीक से हट करके आपको ये सवाल दिखेगा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। स्क्रीन से बाहर में जा रहा हूं, राइट। तो आइए देख लें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग बताएं। लगता फैक्चुअल है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। आपको बताऊं कि ये आंसर है 2 का ए, पीसी जोशी। और आपको बताऊं कि ये जनता को जन विद्रोह के रूप में पीसी जोशी देखते हैं, कम्युनिस्ट इतिहासकार रहे हैं, है ना। कम से कम पी रॉबर्ट और पर्सिवल स्पेयर तो हो ही नहीं सकते। सुमित सरकार काफी बात के हैं, उन्होंने स्पेशली 1857 पे काम नहीं किया है। तो अंदाजा भी लगाएंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सेकंड का ए। बहुत अच्छा, देखने में छोटा सवाल लेकिन कॉन्सेप्चुअल ही है और गलत होने के पूरे चांसेस रहेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निश्चित रूप से काफी टिपिकल सा सवाल मैंने सेलेक्ट किया है। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो 1857 के विद्रोह के स्रोतों के रूप में हम लोग जरूर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि स्रोत बहुत हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है, उनके अपनी विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित होकर के वो लिखे हैं। तो खैर वो सब बात अलग। 2 सूचियों में लेखकों के नाम हैं और पुस्तक के नाम हैं जॉन विलियम केई, जीबी मॉल्सन, एडवर्ड थॉमसन, सर जॉर्ज मैकलन। और पुस्तकें हैं द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, द अदर साइड ऑफ द मेडल, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया एंड इंडियन म्यूटिनी इन 1857। आप कह सकते हैं कि सर ये तो हम पक्का नहीं जानते हैं, है ना। तो आपको बता देता हूं। अब ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना चाहिए कि रिमार्क में, व्याख्या में अपनी कॉपी के साथ क्या कहते हैं कि इन फैक्टों को लिख दीजिए, क्योंकि ये वो फैक्ट हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारों सवाल ऐसे ही आ जाएं। हो सकता है कि आपने द इंडियन म्यूटिनी इन द पर्सपेक्टिव्स को पढ़ा और ये कोई दूसरा सुमेलित करने में यही एक आप पकड़ लिए तो बेहतर है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक सवाल 4 सवालों का आंसर होता है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद के अनुसार ही आपके जवाब हैं, प्राय गलत हैं तो गलत होंगे ही। आइए हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है ना। ए ऑप्शन सही है। यानी आप कह सकते हैं कि विलियम केई का ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस रहा है, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। A3 वो भी देखिए A3 2 जगह पे है, यानी कम से कम आपको एक और भी जानने की ज़रूरत है। तो दूसरा जो है द इंडियन म्यूटिनी एंड प्रोस्पेक्टिव, C.J. थॉमसन का है, C1, A3 C1 नहीं, द अदर साइड ऑफ द मेडल, सॉरी, अदर साइड ऑफ मेडल। तो A3C2 भी 2 जगह है। तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। उसके बाद जीबी मॉल्सन का इंडियन म्यूटिनी इन 1857। जब आप 3 जान गए तो चौथे को जानने की ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इन चारों पुस्तकों को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, जानते रहिएगा, कभी किसी प्रश्न में आपसे काम आ सकता है, राइट। तो अगले सवाल की बात की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें।
सूची 1 में स्थान दिया हुआ है और सूची 1 में नेतृत्व दिया हुआ है और सूची 2 में जो है स्थान दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से आसान सा सवाल है, सभी लोग कर ले जाएंगे। आइए करते हैं। 30 सेकंड आपके पास हैं। 30 सेकंड में आप फटाक से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। और सुमेलित करने वाले सवाल रहते हैं, कभी कभी एक ही से आ जाता है, कभी कभी आपको 3 मिलाना पड़ता है। तो आइए देखिए, आंसर दें आप लोग, हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। और सभी लोग लास्ट में जरूर इस बात को बताएंगे कि उनका स्कोर क्या रहा। और इस एफर्ट से आपको बताऊं कि जब आप ऑब्जेक्टिव सवाल एमसीक्यूज डेली देखते हैं, करते हैं, तो जो छोटे सवाल, 1-2 सवाल आपसे स्लिप हो जाते हैं, उसकी आशंका कम हो जाती है एग्जामिनेशंस में और आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस एमसीक्यूज का उद्देश्य ऐसा ही होता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। मैं क्या कहते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। देखिए आज सबसे फेमस से मिलाइए, आराम से मिल जाएगा। बी का 4। देखिए 2 जगह है, इसलिए आगे आपको जाना ही पड़ेगा। कुंवर सिंह C2 जगदीशपुर में रहे हैं, तो देखिए B4 C2 एक ही जगह है, आंसर हो जाएगा ए, राइट। बाकी आप जानते हैं हजरत महल लखनऊ में थे और बख्त खान बरेली में थे, ये भी आप जानते हैं। लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि फेमस फैक्ट की सहायता से भी सुमेलित करने वाले सवाल आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो अब आइए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन 5। और हम उम्मीद करते हैं कि 4 में कम से कम आपके 2 तो 100% सही हुए होंगे, हो सकता है 3 भी सही हो। आगे यह क्रम आप लोग बनाए रहिए। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। मोहम्मद अहमदुल्ला, मोहम्मद कुदरत अली, मौलवी एहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली। तो राइट आंसर, आसान सा सवाल है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, राइट। और आपको बताऊं, इसी के साथ कभी और भी ऐड एक नाम जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, लियाकत अली। इन्होंने भी किया था। लियाकत अली जो है स्पेशली इलाहाबाद में थे, आजकल वो कौशाम्बी में ये पड़ता है। लेकिन आप किताबों में देखोगे तो लियाकत अली को इलाहाबाद में है। और वैसे देखोगे तो इलाहाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, कौशाम्बी में महगांव एक स्थान है, वहाँ के लियाकत अली साहब माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप जिहाद जानते रहिएगा कि अहमदुल्ला के बाद दूसरा नाम लियाकत अली का है, बाकी ये तीनों नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देखते हैं कौन लगाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, भारतीय समाज में व्यवस्था में सुधार का प्रयास, मंदिर मस्जिद से संलग्न माफी, भूमि से कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना और सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी पंडितों को प्रवेश न मिलना। काफी क्लोज आंसर है, तो बताएं। आपके सामने 30 सेकंड का 40 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, मैं स्क्रीन से हट भी रहा हूं कि आप लोग प्रश्न को ठीक से पढ़ लें और फिर इसका जवाब दें। तो आपको बताऊं, जिस किसी ने भी आंसर ए लगाया हुआ है वो सही है। अगर आपका आंसर ए है, ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां मुख्य रूप से यही थी। बाकी ये भी था, समाज सुधार में जो प्रयास किया उसका भी असंतोष था, है ना। ये तो कर वसूलने, टैक्सेशन की भी एक बात कुछ हद तक सही थी, डी भी कुछ हद तक सही था। लेकिन प्रमुख कारण जो था वो क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां। और मैंने कई बात बताया है, अगर क्लासेस को आप लोगों ने देखा होगा तो एवेलिंजिकल्स ग्रुप था, लिंजिकल ग्रुप्स। हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में इसकी चर्चा किया है।
और आपको बताऊं कि ये तो जो MCQ है उसके लिए मैंने 9 से 10 का रखा हुआ है। आपको कुछ टॉपिक्स पे क्लास भी रखेंगे, या तो फिर 10 से 11 रखेंगे, रात का समय रहेगा, वो सबके लिए भी रहेगा, फुर्सत का समय रहेगा, या 8 से 9 रखेंगे कि आप चाहें तो कॉन्टिन्यूस उसको देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि डेडिकेशन क्या होता है, समर्पण क्या होता है, कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितना त्याग कर पाते हैं, यही समर्पण होता है। तो ये मत कहिएगा कि सर खाना बनाने का समय है, बाहर जाने का समय है। अब कोई समय नहीं है। अगर आपको हिट करना है तो अगले जो भी 10-20 दिन हैं, आपकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि आप चाहें तो 24 घंटे में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, घंटे गिनने का मतलब नहीं है, वो घंटे क्वालिटीफुल होने चाहिए, स्ट्रेटजिक वे में होने चाहिए, रणनीतिक रूप से होने चाहिए, जिसकी चर्चा हम बार बार कहते हैं। और वो रणनीति यही है कि आप टॉपिक की अवधारणाओं को समझें, उससे रिलेटेड तथ्यों को देखें, प्लस MCQs को करें। ठीक है, अभी आप मेंस के सवाल नहीं लिखते हैं, नहीं तो वो भी स्ट्रेटजी के अंदर होने चाहिए। तो हमने समय समय पे आपको बताया है। इस समय पढ़ने के बाद MCQs को हल कर लेना और करंट से अपडेटेड होना, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। तो आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार करें। आसान सा सवाल, लेकिन ऐसे 2-4 सवाल आपको करा दे रहा हूं कि आप लोग याद में रखें। नाना साहेब, नवाब हमीद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, मणिराम दीवान, और दिल्ली, कानपुर, अवध और आसाम। तो फटाक से इसका आंसर आप दीजिए। ऐसे प्रश्नों को आप लोग सही करते भी हैं, है ना? तो घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आप फास्टेस्ट फिंगर में आइए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। और फिलहाल हम सबको चाहेंगे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपको आंसर लिखिए तो जरूर आंसर इस तरह से लिखिए। आंसर अगर इसका आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का अभी देखते हैं कि कौन सा होगा। तो आइए, समय समाप्त हुआ और आप लोगों का सही भी हुआ होगा। नाना साहेब को दुनिया जानती है, कानपुर, है ना? तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, ए का 2 दो जगहों में है, यानी या तो सी होगा या तो डी होगा, है ना? तो ऐसे ही देख लेना चाहिए। A2 के बाद B1 हो गया, हमीद अली खान। A2 B1 दो ही जगह है। अब हमको देखना है C3 D4। अगर आप मणिराम दीवान को नहीं भी जानते हैं तो भी आप जानते रहिए, अहमदुल्ला को अवध क्षेत्र में फैजाबाद में जानते हैं, तो C3 हो गया, है ना? C3, और फिर लास्ट में D4, यानी आंसर जो हो जाएगा C, और आपको लिखना है 8 का C। एक बार फिर आपको रिमार्क कर रहा हूं, ये ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि सॉरी हूबहू आ जाए, लेकिन इस पूरे प्रश्न में, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे अच्छी तरह से विश्वास है कि अगर आपको अकेले में पूछ देता कि नवाब हमीद अली खान किस स्थान पर नेतृत्व कर रहे थे, तो शायद आप गलत कर जाते, दिल्ली न लगा पाते, या मणिराम दत्त या मणिराम दीवान को आप भूल जाते। तो ऐसे प्रश्नों में अब आपको मौलवी अहमदुल्ला और नाना साहब देखने की जरूरत नहीं है। वो तो आपका रिवाइज हो गया कि नाना साहब कानपुर में थे और अहमदुल्ला साहब अवध में थे। मेन बात यह हुआ कि आपने ये जाना कि मणिराम दीवान साहब कहाँ के में थे, असम में थे। जैसे मथुरा में देवी सिंह थे, है ना? गोरखपुर में डॉक्टर गदाधर सिंह थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नए नए तथ्य भी जाने, इसका उद्देश्य है। तो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है ये। बंगाल, गुजरात, अवध, पंजाब। और ये कॉन्सेप्चुअल भी है और फैक्चुअल आपको देखने में लग रहा होगा। मुझे तो तथ्य भी कॉन्सेप्ट से जुड़ के ही समझ में आते हैं और वही मैं बताता भी हूँ आप लोगों को। और एक बार ज़रूर कहूँगा कि पूरी जो शौर्य एकेडमी है टोटली सिविल सर्विसेज की तरफ डेडिकेटेड है, और मेरा पूरा प्रयास है कि अच्छे से अच्छे लोगों को को यहाँ से जोड़ा जाए। और आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको कहीं भी बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे समस्त सारी जो चीज़ें हैं गुणवत्तापूर्ण ढंग से
उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल आइए बात करते हैं कौन सा प्रदेश था, तो वो और नन अदर देन अवध। अवध का आंसर, अवध को हम लोग क्या कहते थे कि सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था, राइट। और कारण ये था कि अवध राज्य शुरू से ही 1765 से ही ब्रिटिशों का सदैव समर्थक रहा। और 1856 में आपको बताऊं, ये भी बात बार बार कहता हूं कि 1856 में जब कुशासन के आरोप में इसे इसका विलय किया गया, तो लोगों को लगा कि जब अवध के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है, ब्रिटिशर्स विश्वास योग्य नहीं है। फिलहाल अगले सवाल आपका सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह किस स्थानों पर कहां से हुआ। बड़ा बढ़िया सा सवाल है, अगर आप लोग पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छा। 30 सेकंड आपके सामने है। बेल्लोर में, पटना में, बैरकपुर में, मेरठ में। कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, वो सबसे पहला विद्रोह कौन था, कहां हुआ था, कौन सा जगह पे हुआ था। बेल्लोर, पटना, बैरकपुर और मेरठ। आपको बताऊं कि उस समय पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था कहां पे, बेल्लूर में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उस समय बेंटिक वहां का गवर्नर था। और आपको बताऊं कि यह धार्मिक प्रतीकों को लेकर के हुआ था, धार्मिक प्रतीकों को लेकर के, कि जो लोग सर पे पगड़ी बांधते थे और तिलक लगाते थे, तो ये कहा गया कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में हैं तो आपको ऐसे किसी भी प्रतीक का प्रयोग नहीं करना है ना। तो 10 का ए बेल्लूर है। मजेदार बात है, इसको जरूर याद में रखना चाहिए। अगले सवाल, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। पामटन नहीं, पामस्टन, थोड़ा सा पामस्टन कह सकते हैं। ग्लैडस्टन, वालपोल, बेंजामिन डिगरेली नहीं, डिजरेली। चलिए, सॉरी फॉर द मिस टाइपिंग। तो कौन था बता सकते हैं। छोटा सवाल, सिली सा सवाल है, 10 सेकंड के अंतर्गत जिसको आएगा वो बता देगा। और इसका आंसर होगा 11th का ए पामस्टन था। जो बेंजामिन डिजरेली था, याद रखिएगा, बेंजामिन डिजरेली ये विपक्ष का नेता था, लीडर ऑफ एपोजिशन था, विपक्ष का नेता था। और आप जानते हैं कि बेंजामिन डिजरेली ने जबरदस्त आलोचना करते हुए कही थी कि 1857 के विद्रोह जैसी घटना एक कारण चर्बी वाले कारतूस से नहीं हो सकती है, बल्कि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैदा किए थे। तो सरकार को वो दोषी ठहराता है और उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में भी चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल पांडे एक सिपाही थे, 19वें नेटिव इन्फेंट्री के, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 34वें नेटिव इन्फेंट्री के और 29वें नेटिव इन्फेंट्री के, है ना। वो का के टाइपिंग मिस्टेक है, उतना आप समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं वो कौन से थे। इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन मंगल पांडे एक बड़े विशिष्ट वो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जानते रहिए। ये थे 34वीं इन्फेंट्री के। और कुछ बातें और भी जानते रहे यहीं पे, है ना। मेरठ में थे और वास्तव में इन्होंने वहाँ का जो सर्वा था उस पर हमने एक सवाल पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ आंसर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जानते रहिए कि इन्होंने कैप्टन बो को गोली मार दी थी, ये भी नाम पूछा जा सकता है। बो को गोली मार दी, बो या बॉग लिखा जाता है, लेकिन बो भी लिखा जाए तो जानते रहिए कि हत्या कर दी थी, वो गोली मार दी थी या हत्या तो कर ही दी थी, राइट। तो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, और इसने एनफील्ड राइफल की जो कारतूस है उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था और बाद में इस इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। अगला सवाल कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकादार यानी जमींदार, इनकी नई भूमिका क्या थी। राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई, उन्होंने संगठित होकर के अंग्रेजों से संघर्ष किया, वे कांग्रेस के समर्थक बन गए और वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। 30 सेकंड आपके सामने।
30 सेकंड में आप जवाब दें। और इन प्रश्नों की जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ उसे दिमाग में बैठा लीजिए। जो आपको नए तथ्य मिल रहे हैं वो कॉपी पे लिख दीजिए। प्रतिदिन मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, हिस्ट्री से, कल्चर से। एक बड़ा सेक्शन है, कवर अप करूंगा, कुछ अन्य भी चीज़ों से करूंगा, तो वो आपको बताते हैं, करेंगे जरूर से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या रहा। 30 सेकंड पूरे हो गए। तो आइए, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए, इसका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बताऊं कि जब 1850 से 52 की बात है, इनाम कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन? इनाम कमीशन। और ये कमीशन इसलिए बनाया गया जमींदारियों की जांच करने के लिए, जमींदारी की जांच करने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा, वैसे भी जमींदारों का काम पूरा हो चुका था, तो इन्होंने कहा कि जिन लोगों को जमींदारियां दी गई हैं वे अपने कागजात प्रस्तुत करें, तभी उनकी जमींदारियां मानी जाएंगी, अन्यथा क्या होगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और आपको बताऊं कि इनाम कमीशन ने अकेले यूपी में ही लगभग 20,000 जमींदारों की जमींदारियां क्या कर लिया, जब्त कर लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कागजात के प्रति लोग उतने क्या कहते हैं, संवेदनशील नहीं थे, जानकार नहीं थे। और उन्हें ये लगा कि अब ब्रिटिशर्स ने हमको भी धोखा दे दिया, वैसे भी अवध राज्य से धोखा दिया ही था इन्होंने। इसलिए 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने जबरदस्त रूप से ब्रिटिशर्स का क्या किया, विरोध किया। लेकिन जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ, तो जो कैनिंग ने रानी की घोषणा पढ़ी इलाहाबाद में, तो उस घोषणा में जमींदारों को जमींदारियां क्या कर दी गई, वापस कर दी गई। और इसीलिए कैनिंग को कहा गया क्लीमेंसी कैनिंग, यानी दयालु कैनिंग। जानते हैं, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि वो जमींदारों का समर्थन प्राप्त कर सके। जब आप इतना कॉन्सेप्ट जोड़ लेंगे तो आप जानते हैं कि वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यानी क्या हुआ अपने विद्रोहियों के साथ। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रहा। 30 सेकंड का सवाल, 30 सेकंड है, थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट किया गया हुआ है ना, क्वेश्चन ट्विस्टेड है। तो आइए आप लोग 30 सेकंड आपके सामने, और मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं कि आप लोग प्रश्न को देखें और समझें। लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहेब बहादुर शाह रंगून निर्वासित, नेपाल निर्वासित, गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए, युद्ध में मारी गईं। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। लक्ष्मीबाई तो युद्ध में मारी गईं, आप जानते हो। अगर आपको याद हो, A4 दो जगहों में है, या तो C होगा या तो D होगा, ऐसे लगाया जाता है। और आप जानते हो, या अगर किसी को याद हो तो जरा 10 सेकंड में नाम लिखिए। तो वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने लक्ष्मीबाई को पराजित किया, उसका नाम फटाक से लिखिए आप लोग। क्या होगा? ह्यू ग्रोस। अब देखिए, एक सवाल आपने देखा तो एक सवाल आपको और दिमाग में आ गया। तो ऐसे ही एमसीक्यूज को पढ़ने का तरीका यही है, ह्यू ग्रोस। और आप लोग पढ़ेंगे ना, 1 घंटे में 30 सवाल से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, उतना ध्यान नहीं देंगे जितने यहाँ व्याख्या के साथ पढ़ लेंगे तो। और बहादुर साहब को दुनिया जानती है, रंगून भेज दिया गया। तो D1, A4 D1, इसमें भी देखिए 2 रखा हुआ है। अब हमको जानना चाहिए क्या, कि नाना साहेब और तांत्या टोपे के बारे में क्या हुआ, एक के बारे में और जानना चाहिए। तो आप जानते हैं नाना साहेब अंतिम समय पे नेपाल चले गए थे, और आंसर हो गया फिर यहाँ का C हो गया, 14 का C। और तांत्या टोपे अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दिया गया, है ना। तो ये कुछ मेजर घटनाएं थी। आइए अगले सवाल पे, यानी मिड ऑफ द टेस्ट आप आ गए, क्या कहते हैं कि 15 में।
निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह का आरंभ का सही क्रम आप बताएं। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। बढ़िया सवाल है। इन 3 स्थानों पे जो विद्रोह हुए उन विद्रोहों का क्रम क्या होगा वो आप बताएं। और ये डायरेक्ट डेट नहीं है, क्रम है, तो क्रम आपको बताना चाहिए। तो आपको बताएं कि आप तो वैसे भी जानते हैं, मेरठ हुआ पहले, मेरठ के बाद हमको वो पूरा क्रम याद है। मेरठ, मेरठ के बाद फिर दिल्ली गए। बाय द वे देखो, मेरठ और दिल्ली दोनों नहीं है। इसके बाद लखनऊ है, 4 जून उनके आसपास है ना। लखनऊ है, लखनऊ में भी देखो ए और बी दे दिया इन्होंने, 2 ऑप्शन दे दिया। इसके बाद इलाहाबाद है, लखनऊ इलाहाबाद, 2 के बाद 3 कहाँ है, ए, ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए, राइट। तो ये अच्छे सवाल हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। किन किन स्थलों को सबसे पहले पुनर्विजय किया गया, किसने पुनर्विजय किया, तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं 1857 पे जो जिसे आपको पता होना चाहिए, राइट। तो 15 सवाल हुआ, मिड ऑफ द टेस्ट में है, देखते हैं आप लोग कितना किए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? बिहार, बंगाल, अवध, राजस्थान। अब आप कह सकते हैं कि सर अब ऐसे सवालों में अब हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। वास्तव में सर्वाधिक संख्या कहाँ की रही होगी? 1857 में अवध की थी, राइट। चलिए अगले सवाल, फैक्चुअल था लेकिन इंटरेस्टिंग, पूछे जाने लायक था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, बिरजेश कादिर, बख्त खान, हसन खान। 15 सेकंड का समय है, फैक्चुअल है और आप लोग जरूर जानते होंगे। और जहां तक मैं जानता हूं कि ये सवाल रिपीटेड भी है, तो रिपीटेड सवाल तो आप लोग जरूर जानते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? जिन लोगों ने 17 का सी ऑप्शन लगाया है वो एकदम सही है, बख्त खान, है ना। और आगे आप जानते रहिए कि बख्त खान, जब बहादुर शाह जफर को नेता बन चुना गया तो उन्होंने क्या किया था? बख्त खान को सेनापति बनाया था और नाना साहेब को पेशवा बनाया था। नाना और बहादुर शाह खुद ही उसके प्रतीक थे, नाना साहेब पेशवा बनाया गया था, है ना। और एक चीज और भी जानते रहिएगा कि दिल्ली में एक 10 सदस्यीय प्रशासनिक समिति बनाई गई थी, 10 सदस्यीय प्रशासनिक समिति, जिसमें 6 सैनिक और 4 असैनिक थे, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद की जो स्थितियां होती या दौरान जो स्थितियां थी उनका प्रशासन करने के लिए था। तो ये दिल्ली की बात थी। आइए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ये भी आसान सा सवाल हमने रख दिया, ठीक है। अच्छे और बुरे, आसान और कठिन दोनों होने चाहिए। कमल और रोटी, बाज, रुमाल और 2 तलवारें, तो निश्चित रूप से कमल और रोटी। और ये मुद्दा इसलिए उठता है, कभी क्यों पूछा जा सकता है, इतना ये मात्र फैक्ट नहीं है, इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, उसे भी जानते रहिए। तो कमल और रोटी से जुड़ा कॉन्सेप्ट का सेक्शन समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि यह एक मुद्दा उठाया जाता है कि क्या 1857 का विद्रोह गठित था, संगठित था। प्रायः इस असफलता के कारणों में हम लोग इस बात को समझते हैं कि 1857 के विद्रोह का असफल होने का जो कारण ये था कि वो संगठित नहीं था। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो रिसर्च करके इस बात को बताते हैं कि नहीं, गांव-गांव में प्रतीक भेजा गया और वो प्रतीक भेजा गया क्या? कमल और रोटी। इसलिए हमने आपको पूछ लिया कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, राइट। चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? एकदम नितांत फैक्चुअल, 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंतर्गत आप बताएं क्या हो जाएगा? नाना साहेब के। तो ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं जान लेना, बहुत अच्छे ढंग से जानिए। फिलहाल तो मैंने यहाँ आंसर आपको दे दिया, नाना साहेब 19th का ए। लेकिन ये इस दृष्टि से, इस नज़रिए से भी रिमार्केबल है, आपको रिमार्क लगाना चाहिए कि 1857 के पहले तक तत्कालीन समाज में हिंदू और मुस्लिम
नाम का कोई भेदभाव या नहीं था, है ना। हिंदुइज्म मुस्लिम में भेदभाव नहीं था, दोनों एक तरह से रहते थे, साथ में रहते थे। हालांकि उनकी जो जीवन पद्धतियां थीं, जो उनके विचार थे, उसमें अंतर था, है ना, क्षैतिज विभाजन था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कटुता नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा कि 1857 के बाद जो क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने चुन चुन के मुसलमानों को दंडित किया, और वहीं से हिंदुओं और मुसलमानों में आप देखेंगे कि थोड़ा सा मनमुटाव दिखाई देगा। और 1872 के बाद विलियम हंटर ने जब इंडियन मुस्लिम लिखी तो वो कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, राइट। तो ये सब बातें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसे इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि जेम्स आउट्रम जैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहते हैं, शायद उनके सामने यही सब तथ्य रहा होगा, है ना। हालांकि वो कॉन्सेप्ट टोटली गलत है। अगले सवाल में आए, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, आप देखो आजकल के जो पेपर्स होते हैं वो क्लास डिवीजन पे जरूर रहते हैं कि क्लास, पूरे रिवोल्ट को देख लोगे या फिर क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को देख लोगे, तो विभिन्न सामाजिक वर्गों की क्या भूमिका रही है, आजकल ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो फिलहाल शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह की तटस्थता बनाए रखी, देश की शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो क्या आंसर होगा? आप लोगों को इस सवाल पे तो कम से कम 40 या 45 सेकंड मिलना चाहिए, और वो मैं आपको दे रहा हूँ। सामने मैं घड़ी की सुई देख रहा हूँ, और आप लोग इस प्रश्न का सही विकल्प दीजिए। थोड़ा स्क्रीन से ऑफ भी हो रहा हूँ, इस साइड ऑफ होना आसान है। तो 45 सेकेंड, 15 तो खत्म ही हो चुके। और एक दो पेपर हम लोग मिसलिनियस फुल पेपर भी डिस्कस करेंगे 150-150 सवालों के। बस आप लोग इससे जुड़े रहिए, कम से कम 2 घंटे का समय दीजिए। सीसेट के भी कुछ हमने विपुल जी से बोला है कि कुछ चयनित टॉपिकों पे सीसेट दीजिए, और आप लोगों को मज़ा आया होगा डेफिनेट रूप से। वो बेसिक ट्रिक्स हैं, बेसिक अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं कॉन्सेप्ट हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और प्रश्नों पे कैसे उसे टैकल करें, तो वो आप जानते रहिए कि आसान रहेगा आपके लिए भी, आप सबके लिए। मैक्सिमम लोगों को जोड़ें। यूपी में भी सीसेट में लोग फेल होने लगे हैं, और बहुत जल्दी ही बात लगभग हमने यस कह लिया है, आश्वासन कह दिया है अजय विक्रम सर से कि ज्योग्राफी पे 3-4 टॉपिक्स जो कि कुछ तो एमसीक्यूज करा दें, और कुछ जो महत्वपूर्ण हैं वो टॉपिक करा दें। तो रिक्वेस्ट किया है, देखिए आफ्टर संडे वो ज्योग्राफी के भी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। बाकी इकोनॉमी और पॉलिटी विपेश जी ले ही रहे हैं। करंट एनवायरनमेंट की एमसीक्यू तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, तो डेली मेरा आना तय है। बस आप लोगों का स्नेह बनाए रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, देखिए, राइट। तो आगे देखते हैं कि क्या रहा। जिन लोगों ने इसका राइट आंसर लगाया सी, वो ज़्यादा सही है कि 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी या दूरी बनाई रखी। विरोध न करिएगा, क्योंकि अगर विरोध नहीं दिखता है कि उन्होंने स्पेशली कोई विरोध किया हो, है ना, और ना तो शासकों के विरुद्ध उन्होंने कोई युद्ध वो किया, समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं था। शिक्षित जो मध्य वर्ग था उसको दिमाग में उस समय तक ये लगा था कि भारत में औपनिवेशिक सत्ता संयोग से बनी हुई है, चूंकि ब्रिटिशर्स के समाज में पुनर्जागरण प्रबोधन हो चुका था, लोकतांत्रिक सरकारें आ चुकी थीं, तो उसको लगता था कि भारत में भी ये बातें लागू होंगी। लेकिन आपको बताऊं कि उनका सोचना, उनका समझना गलत था, क्योंकि आने वाले 3 दशकों में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। अगले सवाल पे आते हैं 21। 1857 पे के विद्रोह के समय में बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? तो मैंने आपको पहले ही बताया, और वो था हैरिस। सी ऑप्शन सही है, राइट। बताया था कि ऐसे फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको समय इसमें नहीं दिया मैं, लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग सभी लोग अपना यस जोड़ लीजिए। लेकिन जो लोग ना जानते हों वो ईमानदारी से जानते रहें कि अगर ये सवाल आए तो फिलहाल दोबारा ना गलत हो।
अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गजब अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जरा इन प्रश्नों पर विचार करिए। निम्नलिखित अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, यानी शुद्ध शुद्ध आप कहेंगे कि सर यूपी कमीशन का ये सवाल होगा। सर जॉन निकोलसन, मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल नील और सर हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुने, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और उपर्युक्त सभी। तो पहले तो 30 सेकंड आपके पास है कि आप इन 30 सेकंड का सही प्रयोग करें और बताएं कि क्या सही होगा, सही कूट क्या होगा। देखिए आपको बताऊं, अगर आप इसमें एक भी फैक्ट जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं कि जॉन निकोलसन जो था ये दिल्ली में था। अगर बाय द वे इस बात को जानते हैं तो इस पे आंसर आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें भी एक है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी एक है, इसमें भी नहीं होगा, ये भी एक है, इसमें भी नहीं होगा। कभी कभी काम चल जाता है, लेकिन ऐसे सारे फैक्चुअल्स हैं। बाकी नील और हैवेलॉक को तो हम लोग जानते हैं, नील इलाहाबाद में भी आया था, हेनरी लॉरेंस भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। विचार करिए, पहला कथन है, कथन और कारण का, कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण यह है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक ने उनका साथ नहीं दिया, जोड़ लीजिए। नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। अच्छा, वो हमको लगता है सेटिंग में गड़बड़ हो गया, कतरा गए, कहने का मतलब ये है कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है, दूसरी व्याख्या नहीं करता। तीसरा कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है, कारण सही है। सेटिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करेंगे। और फिलहाल 30 सेकंड में आपका समय शुरू होता है। 30 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए, और सभी लोग दीजिए। मतलब अगर जिस दिन हम लोगों की स्पीड ये आ गई कि 1 घंटे में 40 सवाल या 45 सवाल हम लोग करने लगे, या 30 सवाल 45 मिनट में करने लगे, तो अब निश्चित रूप से अच्छा स्पीड मानी जाएगी, क्योंकि पेपर नहीं है, आप बोर्ड पे देख रहे हैं। तो हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं क्या रहा। समय आप लोगों का खत्म हुआ। आपको बताऊं, कथन तो एकदम सही है कि असफल रहा, और कारण भी यही था, और इसकी व्याख्या भी करता है, यानी 23 का हुआ ए। तो किस किस का सही हुआ आप लोग जरूर देखिएगा, मूल्यांकन करिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। काफी फेमस, न जाने कितनी बार यह सवाल पूछा हुआ है। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न तो स्वतंत्रता संग्राम था। इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर फ्रीडम स्ट्रगल। तो 15 सेकंड के अंदर ही आपको इसका जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है किसका, आर.सी. मजूमदार साहब का। राइट, क्लियर। तो आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। शायद ही किसी का गलत हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नहीं गलत होगा। और वो है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, और यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। कॉन्सेप्ट क्लासेज हो सकता है। तो 45 सेकंड आपको पूरा का पूरा देता हूं मैं। 45 सेकंड्स में इस प्रश्न के उत्तर की आपसे अपेक्षा है। टाइम काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 15 सेकंड हो भी चुके हैं।
तो आपको बताऊं, आइए देखते हैं क्या आंसर सही होगा। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सैनिक भी कहा है और राष्ट्रीय भी कहा है, जन भी कहा है, तो एक जैसी कोई अवधारणा नहीं है इसमें। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है, ये भी बात नहीं सही है। केवल डिजरेली को छोड़ दिया जाए तो सब लोग सैनिक विद्रोह ही बताते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, 100% सही है। और यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई नहीं, अपने हितों के लिए की गई थी। तो फिलहाल 25 का सी होगा। एक बार फिर इस लाइन को बोल दें, आप लोगों में विवाद हो सकता है। हमने अभी बोला कि 1857 के क्रांति में जो विद्रोही थे वो क्या करना चाहते थे, वे अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हम फिर भी इसे ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में हम मानते हैं कि चूंकि औपनिवेशिक सत्ता विरोध का कारण एक था, इसलिए हम लोग उसे राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय विद्रोह की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन रियलिटी ये थी कि उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए कोई विद्रोह नहीं किया था। तो कॉन्सेप्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ आए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की कब की थी? मतलब डेट जब तथ्य पूछे तो ऐसे पूछिए कि एकदम एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए, और 15 सेकंड में आप इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि फैक्चुअल अगर पता होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। वास्तव में यह घोषणा थी 1 नवंबर 1958 की, राइट, रानी की घोषणा। अगले सवाल पे आते हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की गई, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई गई, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जो लोगों ने क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ा होगा रानी की घोषणा पत्र, वो अच्छे से जानते होंगे। तो फिर भी कंफ्यूजिंग नियरिंग क्वेश्चन है, कई सारी चीजें हैं इसमें, इसलिए आपको 30-35 सेकंड का समय दे रहा हूं कि आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न सामने आपको, मैं थोड़ा स्क्रीन से ऑफ हो जाऊं, आसानी से आप कंसंट्रेट होकर के इस प्रश्न का जवाब दें। देखिए, पहली ही लाइन अगर आप देखें तो आइए बताता हूं, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया 27 का ए, वो सही है, लेकिन अन्य सारे विकल्पों पर चर्चा कर ले, तभी इस एमसीक्यू सीरीज की तभी सार्थकता भी है। देखो, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, यह भी घोषणा का पार्ट था, लेकिन वास्तव में रियासतों की घोषित सबसे ज्यादा असंतोष रियासतों को ही था। तो पहली ही लाइन इस बात को कहा गया कि वास्तव में रियासतों के हड़पने की नीति जो थी वो क्या की गई, समाप्त की गई। ये दोनों सही हो सकता है अगर ऑप्शन दिया जाए तो, राइट। तो ए ऑप्शन लगाएंगे। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये भी बात कही गई थी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। और भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी कहा गया था। लेकिन मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि रियासतों के हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया। एक बात याद रखिएगा, प्रश्न जरूर पूछा हुआ है, कमीशन का प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन इसमें विवाद हो सकते हैं, क्योंकि पहला भी ऑप्शन जो है 100% नहीं पूरा किया गया, क्योंकि 1857 के बाद भी जरूरत पड़ने पर समय समय पर राजवाड़ों का विलय किया गया। लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, ए ऑप्शन लगाइएगा। तो अब 3 और सवाल, आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। 28, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे कि सर सारा प्रश्न आपने 3-4 प्रश्न रानी की घोषणा पर ही बता दिया, पूछ लिया। सिर्फ इसलिए भी पूछा कि आप लोग भी जानें कि इसका महत्व कितना है, इसलिए
क्योंकि रानी की घोषणा के पत्र के द्वारा और 1858 के अधिनियम के द्वारा अगर आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसलिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, सवाल आपके सामने है, पढ़ने की जरूरत नहीं, साफ क्लियर कट होगा। तो आप लोग बताइए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। टाइम आपका शुरू होता है, एक बार पढ़ भी देता हूं जैसे आपके दिमाग में रहे। टाइम अभी आपका नहीं है, मान लीजिए, आपको फिर से दे दूंगा 30-40 सेकंड। और आज की स्पीड फिर भी ठीक है, लेकिन हमें और भी स्पीड अप होना है। तो क्या उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, अभी हमने आपको बताया। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो लगाइए। अब हमने पढ़ भी दिया, आपको पहले से भी समय दिया, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त टाइम मिल चुका आप लोगों का आंसर। तो ये तो ए ऑप्शन था ही, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी बात था। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप जानते हैं कि रानी की घोषणा के पत्र के द्वारा और 1858 के अधिनियम के द्वारा पहला जो काम हुआ था वो यही हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त करके उसे सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन ला दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं, 29 पे। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, यह भी बताऊं? बहुत आसान सा सवाल, 15 सेकंड के अंतर्गत आप कह सकते हैं, वीडी सावरकर। और इनके पुस्तक का नाम लिख के बताइए, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ना। तो इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे, वीडी सावरकर साहब। और अब आज के कार्यक्रम का अंतिम सवाल, आसान सा भी, और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? 1857 की बात कर रहा हूं। स्वाधीनता आंदोलन की जगह पे हमको 1857 के विद्रोह की बात करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो आप जानते रहिए, एसएन सेन, और इनकी पुस्तक का नाम था 1857। ऐसे आप वो किताब मिल भी जाएगी, 1857 लिखा हुआ है। और इसमें रोचक बात यह है कि सबसे पहले आरसी मजूमदार को भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए नियुक्त किया था, उस कमेटी को। पूरी किताब आ गई, और किताब आने के बाद आरसी मजूमदार साहब का जो व्यू था और जो निष्कर्ष था, उससे भारत की जो भारतीय सरकार थी वो क्या हुई? सहमत नहीं हुई। और इसी असहमति के चलते ही आरसी मजूमदार ने इस्तीफा दे दिया और अपनी पुस्तक अलग से निकाली। और फिर एसएन सेन साहब को 1857 में जो है क्या कहते हैं कि 1857 का सरकारी इतिहासकार चुना गया, और उन्होंने 1857 को लिखा। तो इसीलिए जब कभी पूछे तो 1857 को आप याद रखिएगा कि एसएन सेन ने ये पुस्तक लिखी थी। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना मूल्यांकन सही ढंग से किया होगा। बहुत जल्द ही इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स की भी चर्चा करेंगे, टॉपिक्स की भी चर्चा करेंगे, कम से कम डेली एमसीक्यूज तो जरूर करेंगे। राइट। तो बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने के लिए शौर्य एकेडमी फैमिली से प्रमोट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।